तीनों राज्य लोकसभा सीटों के हिसाब से सूची में ऊपर से 3 आते हैं। जी आप सही समझ रहे हैं, मैं उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र और बंगाल की बात कर रहा हूँ। उत्तर प्रदेश की बात सबसे पहले कर रहा हूँ। उत्तर प्रदेश में किसी ने नहीं सोचा था कि जो मोदी और योगी का फैक्टर है यूपी में, वहाँ बीजेपी को कोई नुकसान भी हो सकता है कि पूरी दुनिया लगभग रिसेशन मंदी के चपेट में जा रही है। वहाँ फैक्ट्रियां बंद हो रही है, वहाँ फैक्ट्रियों के लिए काम नहीं है। प्रोडक्ट चाइना तक में, माने चाइना जो बड़ा देश है और एक बड़ा इंफ्रास्ट्रक्चर है चाइना का, कंपनी और मैन्युफैक्चरिंग के मामला में चाइना अभी भी दुनिया का नंबर 1 देश। लेकिन वहाँ भी अगर आप देखिए तो जीडीपी वहाँ का भी श्रिंक कर रहा है। बेरोजगारी दर तो वहाँ डबल डिजिट में भी रिकॉर्ड बना रही है। हेलो नमस्कार, आशा करता हूँ आप सभी अच्छे से होंगे, मजे में होंगे। दोस्तों, करीब 2 महीना लंबी चली है चुनाव प्रक्रिया, अब समाप्त हो चुकी है। चुनाव संपन्न हो चुके हैं और इसके नतीजे भी आ गए हैं। तमाम एग्जिट पोल्स और पॉलिटिकल एक्सपर्ट्स के दावे, अनुमान, उम्मीद के बिल्कुल उलट ये नतीजे इस बार के लोकसभा चुनाव 2024 के आए। जितनी भी उम्मीदें, जितने भी अटकलें, जितने भी अनुमान थे बीजेपी के पक्ष में आने की, जो नतीजे की बात हो रही थी, नतीजे उसके उलट आए। बीजेपी जहां 370 सीट की बात कर रही थी, पिछले 10 साल में पहली बार कमजोर पड़ के ये बहुमत से पीछे रह गई। हालांकि एनडीए को पूर्ण बहुमत मिला, जनता ने एनडीए पे भरोसा जताया, आप कह सकते हैं कि बीजेपी पर भी भरोसा जताया, लेकिन एक नाराजगी, एक रोष जनता के मन में ये साफ दिखा इस चुनाव में। तो कहाँ चूक हो गई बीजेपी से। और दूसरी तरफ विपक्षी दलों की बात करूं तो जितने भी एक्सपर्ट्स थे या एग्जिट पोल्स में या जितने भी टीवी डिबेट, न्यूज़पेपर में जो अनुमान बताया जा रहा था विपक्षी पार्टियों के लिए, वो 125 से 150 सीट की बात हो रही थी। लेकिन विपक्षी टीम ने काफी अच्छा प्रदर्शन किया और 225 से ऊपर सीट जीत के आई। तो किन मुद्दों पे इस बार का चुनाव हुआ, किन मुद्दों के अभाव की वजह से बीजेपी हारी और कौन से मुद्दे उस पर भारी रहे, और किस मुद्दे की वजह से विपक्षी टीमों ने, विपक्षी दलों ने इतनी बड़ी जीत हासिल की, तो इसी मुद्दे पर, इसी बिंदु पर आज मैं चर्चा करूंगा और छोटा सा पोस्टमार्टम करूंगा और जानने की कोशिश करूंगा कि ये चुनाव क्या कहता है, जनता का मिजाज क्या रहा, जनता ने क्या संदेश दिया बीजेपी सत्तारूढ़ पार्टियों को और देश को। प्लस बीजेपी के लिए अब आगे क्या, आगे बीजेपी के लिए कौन कौन सी चुनौतियां आ सकती है। बीजेपी कमजोर हुई है तो क्या बीजेपी अब अपने कार्य प्रणाली को बदलेगी, जो पिछले 10 साल में बीजेपी ने करके दिखाया, क्या उसमें कुछ बदलाव करेगी, कुछ रणनीति चेंज करेगी या क्या करेगी। तो इन सब मुद्दों पर, इन सभी बिंदुओं पर मैं आज चर्चा करूंगा इस वीडियो में। तो वीडियो बहुत रोचक होने वाला है, तो वीडियो को बिना स्किप किए पूरे अंत तक देखिए और बने रहिए मेरे साथ। दोस्तों, मैं हूँ आशीष कुमार, अपने यूट्यूब चैनल आशीष वाणी में आपका स्वागत करता हूँ और उम्मीद करता हूँ कि यह वीडियो पिछले वीडियो की तरह आपको जरूर पसंद आएगा। वीडियो पसंद आता है तो वीडियो को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन दबा के ऑल का ऑप्शन दबाइए और इस चुनाव नतीजों पर आपका क्या विचार, आपको क्या लगता है, अपने विचार जरूर साझा करें। कमेंट सेक्शन में जाइए, अपने विचार दीजिए और बताइए आप क्या सोचते हैं। दोस्तों, पूरे चुनाव प्रचार के दौरान एक विषय था जिस पर काफी चर्चा होती, वो था साइलेंट वेव। अक्सर ऐसा कहा जा रहा था कि एक साइलेंट वेव बीजेपी के लिए काम कर रही है, वो भले एक्सप्रेस नहीं कर रही है, वो मुखर नहीं है, वो कैमरे पे या किसी के पास जाकर ये नहीं बता रही कि बीजेपी को हम वोट करेंगे, लेकिन उनका वोट बीजेपी के लिए है, ऐसा माना जा रहा है। बात तो सही है, साइलेंट वेव इस पूरे चुनाव के दौरान काम तो किया है, लेकिन वो साइलेंट वेव बीजेपी के लिए ना होकर बीजेपी के खिलाफ काम किया, जिसे बीजेपी भांप नहीं पाई और कोई नहीं भांप पाया, क्योंकि बीजेपी जिस काम के आधार पर, जिस मुद्दों पर इस चुनाव में आई थी, वो था उसके पिछले 10 साल का किया हुआ काम, विकास का काम। वहीं दूसरी तरफ विपक्ष जिस मुद्दों को लेकर इस चुनाव में उतरा और जो मुद्दे अब लगता है कि इस पूरे चुनाव में हावी रहे, तो क्या वो मुद्दे थे जिन्होंने बीजेपी के खिलाफ काम किया और विपक्षी दलों के हित में काम किया। तो इन सब पर चर्चा करूंगा मैं। और सबसे बड़ी बात कि अगर बीजेपी के इस चुनाव अभियान को देखा जाए, या जो वो पिछड़ी है, बहुमत से जो पिछड़ी है, उसमें मुख्य तौर पर ऐसे तो सभी राज्यों में बीजेपी को झटका लगा है। लगभग हर एक, ऐसे बहुत सारे राज्य ऐसे भी है जहां बीजेपी ने क्लीन स्वीप किया है, लेकिन बीजेपी का जो अपना एक इमेज बन चुका है पिछले 10 साल में, ये नतीजे उसके अनुरूप नहीं है। भले बीजेपी आज भी सबसे बड़ी पार्टी है, विपक्षी दलों के, सारे दलों के मिलाकर जितनी सीटें हैं उससे ज्यादा सीट बीजेपी के पास है, लेकिन इस विषय पर, इस बात पर किसी का ध्यान न जाकर बीजेपी बहुमत से पीछे रह गई, इस बात को प्रसारित किया जा रहा है। हालांकि आप कह सकते हैं कि बीजेपी के लिए एक झटका तो है ही, तो क्या ऐसे कारण रहे, क्या ऐसे मुद्दे रहे जिन्होंने बीजेपी को
डेंट पहुंचाया, बीजेपी को नुकसान किया। ऐसे तो बहुत सारे एक्सपर्ट लोग अपने अपने विचार दे रहे हैं। आप टीवी डिबेट देखिए, न्यूज़पेपर देखिए, लोगों से मिलिए, तो कभी बेस सभी अपने अपने तरीका से अपने अपने विचार दे रहे हैं कि ये कारण हो सकता है जिससे बीजेपी बहुमत से दूर रह गई। मुद्दे जो चुनाव के दौरान फिजा में थे, जो हवा में तैर रहे, उसमें सबसे बड़ा मुद्दा था बेरोजगारी, महंगाई। तो क्या सच में पूरे देश की जनता ने इस मुद्दे को बड़ा माना? बीजेपी जिस हिसाब से रोजगार दी और इस मुद्दे को झेल नहीं पाई, तो क्या बेरोजगारी वास्तव में एक बड़ा मुद्दा है जिसकी वजह से बीजेपी बहुमत से दूर रह गई, या महंगाई मुद्दा बना? छोटे छोटे मुद्दे की बात करूं तो ऐसे बहुत सारे मुद्दे आपको अब लगता है कि ये बात सही है। जैसे कहीं सीटों का बंटवारा सही से नहीं हो पाया, कैंडिडेट का चुनाव सही नहीं हो पाया, आरएसएस से दूरी इस चुनाव में बीजेपी का भी निकल के सामने आ रहा है। योगी आदित्यनाथ को पूरे चुनाव अभियान में यूपी में भी दरकिनार करके रखा गया, उन्हें हाशिए पर रखा गया, ये भी निकल के सामने आ रहा है। प्लस एक जो नैरेटिव विपक्षी दलों ने इस पूरे चुनाव अभियान में काफी हाइप दिया, जिस नैरेटिव को, वो था संविधान बदलना और आरक्षण खत्म करना। तो ये सारे मुद्दों को जब आप एक एक करके देखते हैं तो आपको लगता है कि सारे मुद्दों का एक कॉकटेल बना जिसका रस का कड़वा घूंट बीजेपी को पीना पड़ा। अब आप देखिए, बात तो सही है, बहुत सारे ऐसे सीट हैं जहां बीजेपी ने पैराशूट ड्रॉपिंग किया, मतलब अपने पार्टी से बाहर के दूसरे लोगों को लाकर उन्हें टिकट दिया। तो बीजेपी, बहुत लोगों का ऐसा मानना है कि बीजेपी के कार्यकर्ताओं में एक रोष था, एक नाराजगी थी, एक गुस्सा था कि पार्टी के कार्यकर्ता को अनदेखी करके बाहर से किसी को लाकर आप वहां पे चुनाव लड़वा रहे हैं। तो एक जो जोश होता है, एक जो समर्पण की भावना होती है कार्यकर्ताओं में कि हमें अनदेखी किया गया और बाहर से कैंडिडेट को लाकर इन्हें चुनाव लड़ाया जा रहा है। तो ये मुद्दे भी एक कारण हो सकते हैं, एक फैक्टर हो सकता है जैसे बीजेपी को चोट पहुंचा है। और भी अगर मुद्दों की तलाश करूं तो वॉशिंग मशीन करके जो मुद्दा था, एक वो बीजेपी के अगेंस्ट गया ऐसा लगता है, क्योंकि जिस आदमी को या जिस नेता को बीजेपी पहले टारगेट करती रही, उनके खिलाफ बयानबाजी करती रही, उन्हें यह बताते रही कि इन्होंने भ्रष्टाचार किया है, और फिर उन्हें अपने पार्टी में लेकर मैदान में उतारा, तो एक गलत संदेश गया जनता के बीच। तो ये सब मुद्दे भी बीजेपी को भारी पड़े। लेकिन सोचने वाली बात ये है, ठीक है मैं मानता हूँ ये सारे जो मुद्दे हैं ये सवाल उठाते हैं, इस पे बहस हो सकती है, लेकिन ये मुद्दे क्या इतने ज्यादा प्रभावी हुए कि बीजेपी जिस दम पर, जिस बल पर इस चुनाव में उतरी अपने पिछले 10 साल के कार्यकलाप को, उस पे भारी पड़ा? और सबसे बड़ी बात, राम मंदिर मुद्दा, इसे इग्नोर नहीं किया जा सकता है। राम मंदिर का निर्माण और उसके प्रचार प्रसार में बीजेपी ने जितना समय लगाया और जिसे जन जन तक पहुंचाया, ये मुद्दा बैकफायर कर। तो क्या समझा जाए कि भारत में हिंदू अपने धर्म को लेकर उतना ज्यादा क्यूरियस नहीं है, उतना उस चीज को वो महत्व नहीं दे रही है जितने दूसरे धर्म के लोग अपने अपने मजहब को लेकर वोट करते हैं। जातियों में भी बटा है, ये बात तो मानना पड़ेगा कि इस बार का जो चुनाव है वो आश्चर्यजनक है। नतीजे, खासकर नतीजे की बात कर रहा हूँ, वो आश्चर्यजनक हुए, कहीं चिंताजनक भी है और बीजेपी और उनके समर्थकों के लिए निराशाजनक भी है। मुख्य तौर पर मैं 3 राज्यों की बात करूंगा जिसने बीजेपी को सबसे ज्यादा चोट पहुंचाया, और वो तीनों राज्य लोकसभा सीटों के हिसाब से सूची में ऊपर से 3 आते हैं। जी आप सही समझ रहे हैं, मैं उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र और बंगाल की बात कर रहा हूँ। उत्तर प्रदेश की बात सबसे पहले करता हूँ। उत्तर प्रदेश में किसी ने नहीं सोचा था कि जो मोदी और योगी का फैक्टर है यूपी में, वहाँ बीजेपी को कोई नुकसान भी हो सकता है। बीजेपी तो 80 सीट जीतने की बात कर रही थी और दावा कर रही थी। तो उत्तर प्रदेश में ऐसा क्यों हुआ और क्या हुआ? क्या बेरोजगारी मुद्दा बना, महंगाई मुद्दा बना, कास्ट फैक्टर मुद्दा बना, योगी का अनदेखी मुद्दा बना, या संविधान और लोकतंत्र को खत्म करने की बात जो विपक्षी दलों द्वारा प्रमुखता से उठाया जा रहा था, ये मुद्दा बना? तो ये बात तो अब शोध का विषय है। ये बात सही है कि उत्तर प्रदेश के कई जिले ऐसे हैं जहाँ अक्सर सुनने को मिल रहा है, वो टीवी और न्यूज़पेपर के में अभी आप अक्सर देखते होंगे कि कई ऐसे कैंडिडेट थे जिन्हें बदले जाने की जरूरत थी। ऐसा अक्सर सुनने में आ रहा था कि जनता इस कैंडिडेट से नाराज है, इस कैंडिडेट को बदलना चाहिए ताकि बीजेपी को इस पे एक अच्छी सफलता मिल सके। लेकिन बीजेपी ने इन सारे बातों को उस समय दरकिनार किया और उन्हीं कैंडिडेट को जगह दी, टिकट दिया जिन्हें बीजेपी पहले से तय कर चुकी थी। तो ये
एक मुद्दा था ही। दूसरे में राम मंदिर फैक्टर, जो यूपी के लिए सबसे बड़ा मुद्दा, क्योंकि अभी आप देखिए कई ऐसे धार्मिक मुद्दे अभी भी लंबित हैं, पेंडिंग है, जिन्हें आकार दिया जाना है, जिसपे आगे काम किया जाना है। जैसे अब आप ज्ञान वापी और गौरी श्रृंगार का मुद्दा देखिए, मथुरा में कृष्ण मंदिर का मुद्दा देखिए, जिसे बीजेपी ने प्रमुखता से उठाया था। और इन मुद्दों को बीजेपी बहुत ज्यादा हाईलाइट कर रही थी। बीजेपी को लग रहा था कि यह मुद्दा ऐसा है जिसपे हिंदू एकजुट होंगे और अपने भविष्य और संस्कृति की रक्षा के लिए बीजेपी के साथ है। लेकिन यहाँ बीजेपी के लिए एक झटका था, क्योंकि अब जो जनादेश आया है, जो मैंडेट आया है, खासकर यूपी की बात करूँ तो ऐसा लगता है कि यूपी में राम मंदिर, सनातन और हिंदू धर्म कोई मुद्दा नहीं रहा। हालांकि बेरोजगारी और महंगाई की बात करें आप, तो बेरोजगारी दर अभी भी भारत में बहुत कम है, करीब 5 से 6% के आसपास का बेरोजगारी दर है। और अगर आप दुनिया के बाकी देशों को अगर आप देखें तो मैं कई बार बता चुका हूँ अपने पहले की वीडियो में भी कि पूरी दुनिया लगभग रिसेशन, मंदी के चपेट में जा रही है। वहाँ फैक्ट्रियाँ बंद हो रही है, वहाँ फैक्ट्रियों के लिए काम नहीं है। प्रोडक्ट चाइना तक में, माने चाइना जो बड़ा देश है और एक बड़ा इंफ्रास्ट्रक्चर है चाइना का, कंपनी और मैन्युफैक्चरिंग के मामला में चाइना अभी भी दुनिया का नंबर 1 देश। लेकिन वहाँ भी अगर आप देखिए तो जीडीपी वहाँ का भी श्रिंक कर रहा है, बेरोजगारी दर तो वहाँ डबल डिजिट में भी रिकॉर्ड बना रही है। बाकी सारे देश में भी अगर आप गंभीरता से अध्ययन करें तो चाइना की आबादी तो चलिए हमारे बराबर है, लेकिन बाकी दूसरे देश, यूरोप हो, अमेरिका हो, बहुत सारे ऐसे देश, एशिया के तो खैर बात ही मैं छोड़ देता हूँ, यूरोप और अमेरिका की बात करें आप, तो वहाँ जहाँ की देशों की जनसंख्या कम है लेकिन वहाँ बेरोजगारी दर भी हमारे देश से ज़्यादा है। एक तरफ बात होती है कि भारत की जनता बड़ी समझदार है, बहुत चीज़ों को समझती है, उसके हिसाब से वोट करती है। तो क्या ये जो बेरोजगारी दर का और महंगाई दर का जो मुद्दा है, इसे जनता समझ नहीं पाई? मुझे ऐसा नहीं लगता है, क्योंकि अगर यही कारण होता तो देश के बाकी जगहों में भी ये कारण काम करता। फिर बहुत सारे ऐसे स्टेट जिसमें बीजेपी ने इस बार क्लीन स्वीप किया है इस चुनाव में, वहाँ वो क्लीन स्वीप नहीं कर पाती। अब आप अगर देखें तो कहीं जातिवाद का मुद्दा काम किया विपक्षी दलों के लिए, कहीं सहानुभूति का मुद्दा काम किया और कहीं भय का मुद्दा काम किया। जैसे आप यूपी की बात जैसे मैं कर रहा हूँ तो यूपी में पूरी तरह जातिवाद फैक्टर हावी रहा। और दूसरे तीसरे नंबर पर अगर आप आएंगे तो ये बात निकल के आएगी कि कैंडिडेट का चुनाव सही नहीं हुआ और फिर योगी की अनदेखी हुई वगैरह वगैरह वगैरह। लेकिन प्रमुखता से जो कारण अभी निकल के सामने आ रहा है वो है जातिवाद, यानी हिंदुओं में बिखराव। वहीं दूसरी तरफ अगर आप मुसलमान वोट की बात कीजिए तो वो एक मुश्त पर है। ऐसा नहीं है कि मुसलमान में अग्री पिछड़ी जातियां नहीं है, लेकिन उनका वोट कंसोलिडेट हुआ है, वो एक जगह एक मुश्त पर है, चाहे वो कांग्रेस के पाले में गया हो वोट या समाजवादी पार्टी के पाले में गया हो, लेकिन मुसलमान वोट एकजुट पर है, उनमें ऐसा बिखराव नहीं देखा गया। लेकिन यूपी में जो सनातनी है, जो हिंदू धर्म के लोग हैं, हिंदू धर्म को मानने वाले हैं, ये बिखरा है, वोट वहाँ बिखरा है, जिसका नतीजा चुनाव नतीजे में पता चलता है। दूसरा बड़ा राज्य है महाराष्ट्र। अब आप देखिए महाराष्ट्र में भी बीजेपी को उम्मीद से कम सफलता मिला है, लेकिन विपक्षी दल को उम्मीद से कहीं ज्यादा सफलता मिला है। जबकि आप देखिए महाराष्ट्र की स्थिति तो और ज्यादा खराब थी विपक्षी दलों के लिए। वहाँ की 3 प्रमुख पार्टियां जो विपक्ष में है, कांग्रेस, एनसीपी और शिवसेना और एनसीपी 2 भार हो चुके हैं, दोनों पार्टियां टूट चुकी, उनकी ताकत कम हुई। और कांग्रेस के जितने भी बड़े और कद्दावर नेता है वो सारे या तो पार्टी छोड़ चुके हैं या साइलेंट होकर बैठ चुके हैं। यानी कि महाराष्ट्र में जो विपक्षी दलों की पार्टियां हैं वो नेतृत्व विहीन रही इस चुनाव में। आपने सुना होगा शरद पवार का वो बयान जिसमें उन्होंने चुनाव से पहले ही मान लिया कि चुनाव के बाद जो क्षेत्रीय पार्टियां हैं उन्हें कांग्रेस में विलय करना पड़ेगा। यानी कि विपक्षी दलों के नेताओं को भी यह अनुमान नहीं था कि नतीजे इस तरह से आएंगे। तो महाराष्ट्र का जो नतीजा आया वो आप सहानुभूति फैक्टर बोल सकते हैं, क्योंकि दूसरा और कोई कारण मुझे वहाँ दिखता नहीं। जातिवाद वहाँ उस कदर नहीं है, मराठी मानुस को लेकर अक्सर महाराष्ट्र में बातें होती रहती हैं, लेकिन जो लोकल पार्टियां हैं जिसमें 2 फाड़ हुए हैं वो भी मराठी ही है। तो आप वहाँ एक सहानुभूति लहर को फैक्टर मान सकते हैं जो देश के मुद्दे पे भारी पड़ा है। तीसरा है बंगाल, पश्चिम बंगाल। क्या बताऊं मैं, ऐसी बात नहीं है जो आप लोगों को पता नहीं। चाहे वो बंगाल के मंत्रियों के घर छापे में नोटों की गड्डियां मिलने की बात हो, या फिर टीचर भर्ती घोटाला पे कोर्ट द्वारा ममता बनर्जी को धिक्कारे जाने की बात हो, या फिर आरक्षण का मुद्दा लेकर जो भर्तियां हुई जिसे कोर्ट ने रद्द किया और ममता बनर्जी का सीधे कोर्ट पे आरोप लगाना या कोर्ट से भिड़ जाना भी एक बड़ा मुद्दा रहा। और संदेश खाली, उसे कैसे भूल सकते हैं। तो सवाल है, किसी भी राजनीतिक पार्टी जिसका सरकार किसी राज्य में हो या देश में हो और वहाँ पे इस तरह का
बेशुमार घटनाएं होने लगी हो या हुई हो जो सरकार के खिलाफ जाता, तो सीधा सीधा अनुमान तो आप यही लगाएंगे कि वो सरकार चुनाव में मुश्किल में रहेगी। वो पार्टी जो सरकार में है वो जब चुनाव में जाएंगी तो उनकी सीटें घटेंगी, उन्हें मुश्किल होगा, जनता के सवालों का जवाब देने में मुश्किलात होंगी और वो पार्टी पीछे आएंगे। लेकिन ये बातें भी बैकफायर कर गई पश्चिम बंगाल। बीजेपी जिसने पूरी तरह ताकत लगाया, पूरे जोर शोर से चुनाव लड़ा, इन मुद्दों को प्रमुखता से जगह दी, उनके लिए काम किया और आगे घोषणाएं की कि अगर उनकी पार्टी यहाँ अच्छा जीत दर्ज करती है तो ये जो घटनाएं जो हो रही हैं, चाहे वो आरक्षण का मुद्दा हो या फिर शिक्षक भर्ती घोटाले की मुद्दा हो, भ्रष्टाचार का मुद्दा हो या संदेश खाली का मुद्दा, उसको एक्शन लेगी, जैसा बीजेपी पूरे चुनाव में बताती रही। बावजूद इसके बंगाल में बीजेपी जितनी पिछली बार सीटें जीती थी उससे भी कम सीटें आई। तो आप बोल सकते हैं कि बंगाल में एक भय का वातावरण था कि बीजेपी के पास अगर हम जाते हैं तो इसके परिणाम अच्छे नहीं होंगे, क्योंकि पूरे देश में इस चुनाव में सिर्फ पश्चिम बंगाल ही एक ऐसा राज्य था जहां हर चुनाव में हिंसा हुआ है, मारकाट हुआ, गोलीबारी हुई, लोगों की हत्याएं तक हुई। तो इससे ये समझ में आता है कि बंगाल में एक भय का वातावरण चल रहा है, जिसकी वजह से मतदाता या तो बीजेपी से दूरी बनाई, उन्हें वोट नहीं करा, या फिर अपने घरों से नहीं निकले। हालांकि मतदान प्रतिशत ये बात नहीं बोलता, मतदान प्रतिशत तो 70% से ऊपर गया, यानी कि लोग घर से निकले, मतदान हुआ है, लेकिन वोट बीजेपी में ना आकर तृणमूल में गया है, वोट परसेंटेज भी उनका बढ़ा। तो आप बोल सकते हैं कि ये एक भय का वातावरण में चलाया गया चुनाव था, जिसका नुकसान बीजेपी को हुआ और फायदा ममता को हुआ। वहीं दूसरी तरफ अगर आप देखें कि किस मुद्दे पे विपक्षी दलों को सफलता मिली, तो विपक्षी दल के जो नेता लोग थे वो क्या मुद्दा उठा रहे हैं। महंगाई, बेरोजगारी पर मैंने बताया, उसके अलावा संविधान बदल देंगे, आरक्षण, ये सिर्फ 4 मुद्दे पे लेके वो चुनाव लड़े। साथ ही घोषणा पत्र में उन्होंने एक घोषणा करी कि 1 लाख रुपए प्रति वर्ष गरीब महिलाओं को दिया जाएगा, प्लस किसानों को एमएसपी पर कानून बनाकर दिया जाएगा और अग्निवीर योजना को खत्म किया जाएगा। अगर आप गौर से देखें तो ये जो घोषणा पत्र है ये देश के लिए नहीं है, पार्टी के लिए, यानी कि पार्टी को सरकार बनाना है, सत्ता पाना है, इसलिए पार्टी ने इस तरह के लोक लुभावन वादे किए, घोषणाएं की। अब आप जरा इसके गहराई में जाइए। 1 लाख रुपया हर साल गरीब महिलाओं, तो गरीब महिलाओं का सबसे पहली बात कि ऐसा भी तो कोई डाटा नहीं है। दूसरी बात कि अगर हम उसका परसेंटेज भी निकाले तो ये परसेंटेज जैसे अगर 50-55 करोड़ महिलाएं अगर इस देश में है उससे ज़्यादा होंगी, क्योंकि सेंसस तो हुए बहुत दिन हो गए, 2011 के बाद जनगणना नहीं हुआ है, तो सही आंकड़ा अभी किसी के पास नहीं, सरकार के पास भी नहीं। लेकिन एक अनुमान, चूंकि 140 करोड़ की जनता हम लोग मान के चल रहे हैं भारत में है, तो आधे से थोड़ा कम अगर आप उन्हें महिलाएं मानिए तो मोटा मोटी 55-60 करोड़ के आसपास महिलाएं होती है, जिसमें से अमीर महिलाओं को निकाले, चूंकि भारत में गरीब महिलाओं की संख्या ज़्यादा है, तो आप मोटा मोटी एक एवरेज 35 से 40 करोड़ मान ले कि ये महिलाएं ऐसी जरूर होंगी जो गरीबी में जी रही हैं। और जब पैसे मिलने की बात होगी तो ये संख्या बढ़ती जाएगी, क्योंकि ऐसा अक्सर देखा जाता है कि इस लालच में जिन महिलाओं के पास कोई चीज़ भी है, जिनके नाम पर अगर कोई मकान, घर, जेवरात वगैरह है, तो वो उसे हटाकर, चूंकि इन्हें सुविधा पाना होता है, तो ऐसा कुछ होता है जिसके वजह से संख्या बढ़ जाती है। तो आप 35 करोड़ ही मानो, तो 35 करोड़ महिलाओं को साल में 1 लाख रुपया देने से ये रकम कितना बढ़ता है, चलो इस पर आप गौर करो। एक तरफ विपक्षी दल पूरे चुनाव में ये इल्जाम लगाते आई है, आरोप लगाते आई है कि बीजेपी ने देश का कर्ज बढ़ा दिया, बीजेपी ने देश की अर्थव्यवस्था को छिन्न भिन्न कर दिया है, खराब कर दिया है। हालांकि सच्चाई कुछ और बताती है। सच्चाई सभी लोग, आप लोग टीवी देखते हैं, न्यूज़पेपर पढ़ते हैं, सभी को पता है कि अभी हम लोग 5वें नंबर के जीडीपी हैं और दुनिया में सबसे तेजी से बढ़ने वाले जीडीपी। बावजूद इसके यह इल्जाम लगता रहा बीजेपी पे कि उसने अर्थव्यवस्था को खराब कर दिया है, तो और कर्ज चढ़ा दिया है देश। तो इस बातों को अगर आप ध्यान में रखें और फिर अगर आप 1 लाख रुपए देने की घोषणा कर रहे हैं, तो ये पैसे कहाँ से आएंगे, पैसे कहाँ से निकाले जाएंगे, और ये पैसे अगर इधर 1 लाख रुपए डाले जाएंगे तो फिर इसका मेकअप कहाँ से करेगी सरकार। जाहिर सी बात है, कहीं ना कहीं टैक्स लगाकर किसी ने चीज पे दाम बढ़ाकर इस पैसे को वसूल करेगी। तो जब टैक्स एक जगह फ्री दे के और दूसरी जगह लगाएंगे तो महंगाई तो ऑलरेडी वहाँ बढ़ेगी, महंगाई तो वहाँ ऑलरेडी बढ़ेगी, तो इस चीज को वो कैसे मैनेज करेगी। हालांकि कांग्रेस घोषणा करते समय यह बिल्कुल उम्मीद में नहीं थी कि ऐसा भी वक्त आ सकता है कि उन्हें इन घोषणाओं को अमली जामा पहनाना पड़ेगा, इसे धरातल पर उतारना पड़ेगा। ऐसा
ऐसा कुछ सोच के उन्होंने घोषणा नहीं करी। लेकिन अगर आप एक्चुअल स्वरूप को देखें कि अगर ऐसा हो पा तो क्या होगा, पैसे कहाँ से आएंगे। तो जाहिर सी बात है उस स्थिति में देश पे कर्ज और बढ़ेगा। प्लस अब आप देखिए कि राहुल गांधी ही एकमात्र नेता कांग्रेस के थे जिन्होंने पूरे कांग्रेस का चुनाव प्रचार चलाया, अपने हाथ में रखा। यानी कि कांग्रेस का सिर्फ एक ही नेता को आप जो उन्होंने सीट जीता है 99, उसका श्रेय आप दे सकते हैं, बिल्कुल दे सकते हैं, देना भी चाहिए। लेकिन उनकी जीत से पहले आप आइए, चुनाव में उनकी क्रियाकलाप, उनका बयान पहले भी अगर आप देखें, जब वो अमेठी हारे थे तो उन्होंने एक बयान दिया था कि उत्तर भारत की समझ सतही नहीं है राजनीति के मामला में, दक्षिण भारत के लोग ज्यादा बढ़िया सोचते हैं। ये बयान को आप दिमाग में रखिए और आप चुनाव प्रचार के दौरान दिए गए उनके बयान पे बात करिए। वाराणसी में उन्होंने नशे में झूमते युवकों को धिक्कारा था या उस पर एक बयान दिया था। उसके अलावा पूरे चुनाव प्रचार में मोदी जी को जिस तरह की भाषाएं कही गई राहुल गांधी और उनके सहयोगी दलों और राहुल गांधी के पार्टी के दूसरे नेताओं के द्वारा भी, पनौती वगैरह ये सब आपने सुना ही होगा। या फिर तू तड़ाकी भाषा कि राहुल नरेंद्र मोदी कांपने लगा, थर-थर कांपने लगा वगैरह वगैरह। या फिर वो समुद्र के नीचे जो पूजा उन्होंने डाइविंग लगाकर की थी उस पर उन्होंने जो बताया। तो कहने का मतलब ये पूरा कैंपेन जो था राहुल गांधी का वो निगेटिव कैंपेन जो काम किया। तो क्या समझा जाए कि भारत की जनता निगेटिव कैंपेन पे ज़्यादा अट्रैक्ट होती है। भारत की जनता को पॉजिटिव के बजाय निगेटिव कैंपेन के थ्रू आप अपने पाले में किया जा सकता है। क्योंकि जो काम, चलिए मानता हूँ, मैं ये नहीं कह रहा कि बीजेपी ने हर काम सही किया होगा या बीजेपी का हर काम सराहनीय है, नहीं, हो सकता है कुछ काम उसके गलत हो और बहुत जगह ऐसे लोग हैं जो उनसे नाराज भी होंगे, होना भी चाहिए। क्योंकि जनता का पहला सोचना ये होना चाहिए कि उन्हें क्या मिल रहा है इस योजना से, सरकार की योजना से, और देश को क्या मिल रहा है। अगर किसी योजना, किसी काम से अगर जनता के किसी वर्ग को नुकसान हो रहा हो तो उसे अधिकार है, वो अपना विरोध जता सकती है और चुनाव में अपने पसंद के पार्टी और नेता को ला सकती है। इसमें कोई बुराई नहीं है, होना भी चाहिए। लेकिन अगर बीजेपी से आपकी नाराजगी है तो आप जिस तरफ जा रहे हैं उनके पास क्या गारंटी है कि वो आपके नाराजगी, आपकी समस्या को दूर करें। क्योंकि उनका ऐसा कोई बयान नहीं और ऐसा कोई इतिहास नहीं। पूरे चुनाव प्रचार में सिर्फ उन्हीं मुद्दे को आधार बनाई विपक्षी दलों ने, खासकर कांग्रेस ने, जो बीजेपी द्वारा कभी अच्छा काम किया गया हो या जिसपे बीजेपी कभी मुश्किल में फंसी हो, चाहे वो किसान का समस्या रहा हो, महंगाई, बेरोजगारी तो अक्सर उठता ही रहता है मुद्दा। तो इस मुद्दे को लेकर कांग्रेस ने एक मौका समझा और मुझे नहीं लगता है कि उनके एक्सपर्ट टीम ने बहुत ज़्यादा मंथन करके ये बयान दिलवाया हो राहुल गांधी से कि हम महंगाई को ख़त्म करेंगे और बेरोजगारी को नीचे लाएंगे। अब आप सोचिए, अगर कांग्रेस पार्टी सत्ता में आकर अचानक से 50 लाख का रोजगार बांट दे रही है तो क्या बीजेपी में बैठे लोग जो सरकार चला रहे हैं वो इतने बेवकूफ़ तो नहीं हो सकते ना कि रोजगार की संभावना है और वो रोजगार न देकर जनता की नाराजगी मोल लेकर चुनाव में उतरे। कोई भी राजनीतिक पार्टी नहीं चाहेगी। तो हो सकता है कि या तो कहीं फंड की कमी हो या कहीं इंफ्रास्ट्रक्चर की कमी हो, वो नौकरी देने की बात मैं कर रहा हूँ, जिसकी वजह से बीजेपी थोड़ी सी पीछे रह गई और विपक्षी दलों ने, खासकर कांग्रेस ने, मुद्दे को लपका। तो कांग्रेस के पास ऐसा कोई रोड मैप इस पूरे चुनाव प्रचार के दौरान नहीं दिखा जिससे कि रोजगार वो वास्तव में दे सकते या महंगाई कम कर सकते हो। क्योंकि आज भी हमारा देश भले आत्मनिर्भरता की ओर बढ़ रहा है, लेकिन बहुत सारे ऐसे चीज अभी भी हैं जिसके लिए उन्हें विदेशों पर डिपेंड रहना पड़ता है। और दुनिया का जो अभी सिचुएशन है, जो लड़ाइयाँ चल रही है, जो स्कार्सिटी है खाने पीने की चीज़ों में दूसरे देशों में, तो इन सारी चीज़ों को अगर आप देखें तो उस पर आप कंट्रोल नहीं कर सकते। आप अपने देश की नीतियाँ बना सकते हैं, अपने देश को कंट्रोल कर सकते हैं, बट जो चीज़ आपको बाहर से मंगाना है, दूसरे देश से लेना है, उस पर आप कंट्रोल नहीं कर सकते। या तो आप उसे न ले या ले तो उसी शर्त पर ले जो शर्त अगला देश आपके लिए बना रहा। तो मुझे नहीं लग रहा है कि ऐसा कुछ कांग्रेस के पास कोई रोड प्लान हो, रोड मैप हो या ऐसा कोई नीति हो जिससे वो अचानक सत्ता में आए और नौकरियां बढ़ जाएंगी और महंगाई कम हो जाएगी, ऐसा मुझे नहीं लगता। दूसरे में अब आप ये भी देखिए कि जो जीते हुए लोगों की बात अगर मैं करूं तो कौन कौन से लोग जीत के आ रहे हैं या जीत के आए हैं इस चुनाव में। अब आप देखिए इमरान मसूद, जिन्होंने नरेंद्र मोदी को
बोटी बोटी कर देने की बात कही थी पिछले लोकसभा चुनाव में, वो जीत कर आ रहे हैं। अमृतपाल पंजाब से जीते हैं, जिन्होंने खालिस्तान अभियान चलाया था, उसमें हिस्सा लिया था और अभी जेल में बंद है आसाम के, वो जीत के आ रहे हैं। अब आप देखिए बेअंत सिंह का बेटा, वो बेअंत सिंह जिसने इंदिरा गांधी की हत्या की थी, उनके परिवार के लोग इस चुनाव को जीत के आ रहे हैं। जम्मू कश्मीर से राशिद इंजीनियर, जो टेरर फंडिंग के मामले में तिहाड़ जेल में बंद है, वो जीत के आ रहे हैं। तो इससे क्या एक मैसेज निकल रहा है, यानी देश के भीतर एक ऐसा वर्ग है जो मुख्य धारा के विपरीत बह रहा है, मुख्य धारा के अलग चल रहा है। अब पंजाब से खालिस्तानी समर्थक का चुनाव जीतने का क्या मायने निकालेंगे, यानी जो एक ऐसा वर्ग है, एक ऐसा समूह है लोगों का, एक ऐसा लोकसभा क्षेत्र है जहाँ के लोग वास्तव में खालिस्तान से प्रेम करते हैं और अपने आप को खालिस्तान से जोड़ के देख रहे हैं, जो देश के लिए अच्छी बात नहीं है। अगर टेरर फंडिंग का कोई आरोपी जो आज जेल में बंद है वो चुनाव जीत रहा है, मतलब एक ऐसा लोगों का समूह है भारत में जिन्हें भारत के तरक्की, भारत की संविधान, भारत की नीतियों से मतलब नहीं है, उनका एक अलग सोचना है और वो उस तरफ जाने की सोच रहे हैं। तो ये सब कुछ ऐसी बातें हैं जो चिंताजनक है। देश में पहले ही से ऐसे बहुत सारे लोग हैं जो देश के विपरीत चल रहे हैं। ये चुनाव नतीजा तो इस बात को बल दे रहा है ना कि देश के सोच से विपरीत जाकर लोग एक अलग संसार की ओर देख रहे हैं, एक अलग दुनिया चाह रहे हैं। तो ये ऐसी बातें हैं जो अच्छी नहीं है एक देश के लिए। मैं समझता हूँ आप लोग इस बात को जानते होंगे। और अब देखा जाए तो बीजेपी के लिए आगे क्या, बीजेपी की राह तो मुश्किल हुई है, इसमें तो कोई शक नहीं है। अब तक मोदी जी अपने बल पर काम करते रहे हैं, अब उन्हें सहयोगी दलों पर निर्भर रहना, यानी कि अब वो ऐसा कोई प्रोग्राम जो वो खुद से चाहे करना, उन्हें सहयोगी दलों के हाँ कहने के बाद ही उस नीति को लाना होगा या उस काम को करना होगा। बीजेपी बहुमत से अभी 32 सीट दूर है, तो ऐसा भी सुनने में आ रहा है, टीवी पर चल रहा है कि हो सकता है कि बीजेपी किसी दूसरे दलों से अपने दलों में लाकर अपनी संख्या को बढ़ा सकता है। चलिए ये तो वक्त बताएगा, लेकिन बीजेपी के लिए भी ये इतना आसान नहीं होगा। बीजेपी को दूसरे दलों से अपने दलों में लाने से पहले अपने दल को भी बचाना एक समस्या है, एक चुनौती, क्योंकि बंगाल एक ऐसा राज्य है जहां मुझे लगता है कि बीजेपी के सांसद, क्योंकि वहां भय का वातावरण है, दबाव का वातावरण है, तो बीजेपी के सांसद वहां बीजेपी से न टूट जाएं, इस बात का भी ख्याल बीजेपी को रखना होगा, क्योंकि पिछले लोकसभा चुनाव में ऐसी बातें देखने को मिली थी, सभी जानते हैं, मैं उन बातों को दोहराना नहीं चाहता। तो बंगाल में बीजेपी भी टूट सकती है, जो संख्या आज बीजेपी का है उससे बढ़ने की बात तो एक तरफ, उतना पर रह जाए ये भी एक चुनौती होगी बीजेपी के लिए, जिसे बीजेपी को ध्यान देना पड़ेगा। और जहां तक काम की बात है, मुझे नहीं लगता कि बीजेपी जो करना चाह रही है या जो काम करेगी, जो नीति लाएगी, जो योजना लाएगी, उस पर वो कोई कॉम्प्रोमाइज करेगी, मुझे तो नहीं लगता। लेकिन चलिए ये एक देखने वाली बात होगी, भविष्य में ऊंट किस करवट बैठता है और बीजेपी का काम क्या पिछले 10 साल की तरह ही अनवरत जारी रहता है या इस बार बीजेपी के कार्य प्रणाली में कुछ बदलाव देखने को मिलेगा। हालांकि मोदी जी बोल रहे हैं कि वो रुकने वाले नहीं है, पिछले 2 टर्म उन्होंने ट्रेलर दिखाया है, इस टर्म में फिल्म चलेगी, इस बात को लेकर वो काफी आश्वस्त हैं। तो अब ये देखने वाली बात होगी कि बीजेपी कहां तक जाती है, कितना दूर जाती है और किस तरह से जाती है। तो ये रहा छोटा सा विश्लेषण मेरी तरफ से। मुझे उम्मीद है कि आप सभी लोगों को पसंद आया होगा। तो अगर वीडियो पसंद आ रहा हो तो वीडियो को जरूर से लाइक करिए, जिन लोगों ने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है चैनल को सब्सक्राइब करिए, लोगों में शेयर करिए, बेल आइकन दबाइए और आपका जो अपने विचार है इस चुनाव को लेकर वो कमेंट सेक्शन में जाकर दीजिए। फिर अगले वीडियो में पर विस्तार से कुछ और बातें को मैं बताऊंगा और चर्चा करूंगा। तो ठीक है दोस्तों, तब तक के लिए मैं विदा चाहूंगा आपसे। नमस्कार और अपना ध्यान रखिएगा।